आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में तो शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। रेल कर्मियों को अब पास बनवाने के लिए ना तो विभाग का चक्कर काटना पड़ेगा और न ही बाबुओं से पैरवी करनी पड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अब ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन करते ही रेल कर्मी के मोबाइल फोन पर ई पास बनकर आ जाएगा। यही नहीं, ई पास से ही ई टिकट भी बुक करवाया जा सकेगा। पूर्वोत्तर रेलवे अपने समस्त मंडल के कर्मचारियों को ई पास जारी करना शुरू कर दिया है। लखनऊ मंडल के जारी ई पास पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट से ई टिकट भी बुक किया जाना शुरू हो गया है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पिछले 1 साल से प्रक्रिया चल रही थी। इससे रेलवे कर्मचारियों को जहां सहूलियत मिलेगी वहीं व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। जब से लॉकडाउन हुआ तब से लगातार पूर्वोत्तर रेलवे ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कार्य किए, जैसे कि ई ऑफिस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। ई ऑफिस में सारे कार्य हो रहे हैं। ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम को ई ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम जिसे ई डैश कहा जाता है, उसके माध्यम से अप्रूवल किया जा रहा है। आई पास के थ्रू लोगों की सैलरी बन रही है। पूर्वोत्तर रेलवे में करीब 45,000 रेल कर्मचारी कार्यरत हैं और 15,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मी हैं। ई पास बनने से टिकट बुक कराने के लिए अब इन्हें काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों मंडलों में ई पास की व्यवस्था शुरू हो गई है। इससे ई पास भी बनने लगे हैं। जल्द ही मुख्यालय गोरखपुर में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस व्यवस्था के लागू होने से कागज की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो अभियान की तर्ज पर ही माइक्रो प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत कंटेनमेंट जोन में शामिल एक मरीजों की जांच का फैसला लिया गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय 5 टीमें लगाई जाएंगी। जांच के बाद उनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से विभाग के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विभाग संक्रमण को रोकने के लिए अब हर कंटेनमेंट या रेड जोन को सेक्टर में बांटकर एक व्यक्ति का पूरा ब्यौरा तैयार करेगा। एक सेक्टर में 250 से 300 परिवार रखे जाएंगे। यदि किसी को बुखार होगा या अन्य कोई बीमारी हो तो उस व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच होगी। विभाग का मानना है कि इससे प्राथमिक स्तर पर कोरोना संक्रमित मरीजों का पता लग जाएगा और संक्रमण को समय रहते रोका जा सकेगा। अभी हमारी 38 टीमें काम कर रही हैं। हम इसको 80 टीम करने जा रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन की पॉलिसी शासन ने डिसाइड की है उसको और अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए कि जो लोग घर में रह रहे हैं तो कम से कम उनको टेलीफोनिक और 2 बार 1 बार हमारी टीम घर पे जाके विजिट करे, मेडिसिन दे, उनके हालचाल ले, उनका पल्स ऑक्सीमेट्री करे, उनका ब्लड प्रेशर देखे, ये भी करेंगे। इस अभियान में पोलियो की टीम भी लगाई जाएगी। इसके अलावा आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए हर सेक्टर में सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे, जिससे कोरोना की रोकथाम में काफी हद तक मदद मिलेगी और काम पूरा करने के निर्देश भी जारी हो चुके हैं। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां पर जिले में नदियों के उफनाने से बाढ़ का पानी 22 और गांव में घुस गया है। इससे पहले बाढ़ प्रभावित गांव की संख्या 80 थी, जो अब बढ़कर 112 हो गई है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि नदियों का जलस्तर धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। गोरखपुर से होकर बहने वाली 6 नदियां उफान पर हैं। आमी नदी का जलस्तर भले ही नहीं मापा जाता है, लेकिन इस नदी में बाढ़ का प्रभाव गोरखपुर और संत कबीर नगर की बड़ी आबादी पर पड़ता है। रोहिणी, राप्ती और घाघरा नदियां अब भी खतरे के निशान से कुछ नीचे जरूर हुई हैं, लेकिन अभी भी बांधों पर दबाव है और यह खतरा अभी सितंबर माह तक रहने के आसार भी प्रशासन द्वारा जताए जा रहे हैं। गोरखपुर में सितंबर में भी कभी कभी बाढ़ आ जाती, जो पीछे का पानी है वो आकर के गोरखपुर में वो फैल जाता है और उससे खतरा उत्पन्न होता है। तो अभी हम लोग सितंबर तक इसमें चौकन्ने रहेंगे, जिससे बाढ़ से किसी भी प्रकार की क्षति न हो। गोरखपुर के तमाम जगहों पर बाढ़ से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खास करके अगर गोला की बात करें तो घाघरा और राप्ती में पानी बढ़ा हुआ है, जिसको देखते हुए चौकियों और बंदों की निगरानी तेज कर दी गई है। साथ ही साथ बाढ़ ग्रसित जगहों पर प्रशासन के द्वारा खाने पीने
और दवाइयों का इंतजाम भी किया जा रहा है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में एक अधिकारी को लेकर नगर विधायक और सांसद आमने सामने हो गए। पूरा मामला गोरखपुर के एक सहायक अभियंता को हटाने को लेकर खड़ा हुआ। गोरखपुर देवरिया रोड पर सड़क निर्माण से उत्तर की ओर बसी कॉलोनियों में जल जमाव के मामले में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के सिंह को हटाए जाने का प्रकरण अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। 2 दिन पहले ही इसे लेकर सांसद रवि किशन और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आमने सामने हो गए थे और अब जिले के 3 और विधायक सांसद के समर्थन में सहायक अभियंता के पक्ष में खड़े हो गए हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कंपियरगंज से विधायक फतेह बहादुर सिंह और पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह और साथ ही साथ सहजनवा विधायक शीतल पांडे ने उप मुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखकर अभियंता को न हटाए जाने के पक्ष में तर्क दिया है, जिस पर विधायक ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। यह रिश्ता क्या कहलाता है? आपने कभी ऐसा देखा और सुना? खुलेआम विधायक जी लोग रोते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं बल्कि बेइज्जती करते हैं। हमने बिगुल बजाया तो अदने से पीडब्ल्यूडी के अभियंता के पीछे खड़े हो गए। तो क्या हम भी दलाली शुरू करें? नगर विधायक ने सहायक अभियंता की कार्यप्रणाली पर पहले विधानसभा में सवाल उठाया था और फिर उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के लिए कहा था, लेकिन सांसद रवि किशन कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट पूरा होने तक अधिकारी को बनाए रखने के लिए मंत्री को पत्र लिखा है। खबर कुशीनगर से, जहां अधिकारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल विकास प्राधिकरण की बैठक में जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर हंगामा किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कृषि मंत्री के समक्ष जिलाधिकारी की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के भूमि पूजन एवं कसाड़ा की बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। जो भी उनकी कंप्लेंट है, मैंने जिलाधिकारी, क्योंकि वो सीईओ भी हैं, उनको बोला गया है कि देख लें, यदि शासनादेश हुआ था तो क्यों नहीं बुलाया गया। जिसकी भी गलती है हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने को तैयार हैं। यूपी के कृषि मंत्री व कमिश्नर के उपस्थिति में हुए इस हंगामे से बाकी जिलों की तरह कुशीनगर में भी प्रशासन और संगठन के बीच खाई उजागर हो गई है। अधिकार को लेकर संगठन और प्रशासन के आमने सामने होने के बाद नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही का भरोसा तो जताया गया, लेकिन बेहतर होता कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती। कोरोना में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही मुसीबत में आए कपड़ा व्यापारियों को हरतालिका तीज से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब फिर 3 महीने तक कोई त्योहार न होने के कारण व्यापार में सुस्ती आ गई है और व्यापारी आने वाले 3 महीनों में होने वाले खर्चों को वो कैसे कम करें, इसको लेकर काफी परेशान है। त्योहार में कपड़े की मांग बढ़ने से व्यापार में तेजी आती है। ज्यादातर व्यापार उधार में चलता है। छोटे व्यापारी कपड़े ले जाते हैं। अब कपड़े की मांग नहीं है तो छोटे व्यापारी बाजार में आएंगे नहीं। इस कारण रुपए बाजार में फंसे रहेंगे। बमुश्किल 10% भी सेल पिछले साल के बनस्पत नहीं रही। लॉकडाउन से तो बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो लोगों की तो कमर ही टूट गई है जैसे, क्योंकि सब कुछ इसी पे बेस है। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही अन्य व्यापारियों के साथ कपड़ा व्यापारियों की भी मुसीबत बढ़ने लगी थी। अनुलाग लागू होने के कारण कहीं बाजार खुलने और कहीं न खुलने का खामियाजा कपड़ा व्यापारियों को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के उपरांत 15 अगस्त के बाद एक साथ पूरा बाजार खुला। 21 अगस्त को हरियाली तीज का फायदा कपड़ा व्यापारी को मिला, पर अब व्यापारियों को आगे 3 माह तक अच्छे कारोबार की उम्मीद नहीं है। मुसीबतों का मार झेल रहे कपड़ा व्यापारियों को हरियाली तीज से काफ़ी राहत मिली है, लेकिन आगे 3 महीनों तक कोई त्योहार न होने के चलते यह कारोबार सुस्ती की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। कुशीनगर में पडरौना पनिया मार्ग पर बुधवार को टेम्पो और पिकअप गाड़ी के आमने सामने टकराने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घटना जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लीलाधर छपरा गांव के समीप पडरौना पनिया मार्ग पर हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसका असर क्राइम ग्राफ पर भी पड़ रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस जहां सक्रिय है, वहीं एनकाउंटर का खौफ भी अपराधियों के मन में छाया हुआ है।
प्रदेश में अपराधी या तो मुठभेड़ के जरिए सलाखों के पीछे जा रहे हैं या फिर न्यायालय में सरेंडर करके सलाखों के पीछे जाकर अपने को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जो हम लोगों का पुलिस का दबाव बन रहा है उससे खौफ में आकर के और आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि विरुद्ध हम लोग कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। इसके साथ ही गाजीपुर जनपद में कुल 37 अपराधियों के खिलाफ इन दिनों कार्रवाई चल रही है और जल्द ही कुछ और बड़े अपराधी पुलिस के जद में होंगे। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मौत के बढ़ रहे आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए मुख्य सचिव से पूछा है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान पेश करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच अब इस मामले में 28 अगस्त को फिर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना पीड़ितों की हो रही मौत पर गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव से रोड मैप व कार्रवाई रिपोर्ट के साथ 28 अगस्त को हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि खाना जीवन से अधिक जरूरी नहीं और एक पखवाड़े के लॉकडाउन से भूख से मौत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन भीड़ लगाने वालों पर नियंत्रण करने में नाकाम रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को संक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो कोरोना का स्प्रेड है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसको रोका जाना चाहिए। जो सरकार ने अभी तक उपाय किए हैं वो पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह व सीएमओ डॉक्टर जीएस वाजपेयी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने प्रदेश के 7 जिलों लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर व झांसी की स्थिति की भी रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है जिसमें चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से कंप्लीट रोड मैप के साथ एक एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया है। क्वारंटाइन सेंटरों व अस्पतालों की हालत सुधारने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। कोविड को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ किया है कि सरकार हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन करेगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव दिया, जिस पर सरकार में मंत्री के साथ ही प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं हैं और यूपी में कोरोना के हालात कई प्रदेशों से बेहतर हैं, लेकिन सरकार कोर्ट के सुझाव पर विचार करेगी। कोर्ट ने कोई सुझाव दिया है, उसको देखते हुए हम लोग क्या निर्णय करते हैं उसको बताएंगे। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी साफ किया कि समय रहते उचित फैसला लिया जाएगा और लॉकडाउन के बदले दूसरे विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। शासन और प्रशासन के प्रमुख मुद्दों में स्वच्छता अभियान शामिल है, लेकिन आजमगढ़ में इस अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं और साफ सफाई पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जनपद की सबसे बड़ी आजमगढ़ नगर पालिका निचले पायदान पर खिसक गई है। नेशनल रैंकिंग में इसका स्थान 310 है, वहीं स्टेट रैंक में 56वां स्थान है, जबकि मंडल के 33 निकायों में आजमगढ़ पालिका 28वें नंबर पर है। इससे शहर में सफाई की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आजमगढ़ नगर पालिका मंडल मुख्यालय भी है, लेकिन यहाँ साफ सफाई केवल कुछ स्थानों पर करके रस्म अदाई की जाती है। वहीं निर्माण कार्य में सुस्ती से आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है, जिससे व्यापारी काफी परेशान हैं। इससे बहुत प्रदूषण फैलता है और कॉलेज में बच्चे आते जाते हैं, उससे जो है कि बच्चे बीमार भी हो जाते हैं और जो है कि आने जाने में बहुत तकलीफ, बहुत गंदगी महसूस होता है। पानी ऊपर बहता है, गंदगी रहती है, मोहल्ले वालों को तकलीफ है और क्या। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी समय से साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का दावा कर रहे हैं, जबकि अधूरे नाले के निर्माण की बाबत डीएम का कहना है कि मामले की जांच कराएंगे। एडीएम साहब को हम इसमें या एसडीएम साहब को हम इसमें भेज के इसको चेक करा लेंगे और पानी का जल जमाव ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे गुरु सफाई इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और हम खुद मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ सफाई के बारे में, और जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है नाली वहाँ मैं स्वयं गाड़ी भेज करके जहाँ मुझे संज्ञान आता है
तो उनमें साफ सफाई करवाएं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही सरकार के मंसूबे पर पानी फिर रहा है और जिले को भी बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। योगी सरकार अपराध और अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त होती जा रही है। इसी क्रम में आज बस्ती पुलिस ने अवैध तरीके से सीमेंट बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा। बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में कोडरा पांडे में पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके पर पुलिस टीम के पहुंचने पर संचालक तो फरार हो गया, मगर पुलिस ने भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों की नकली 3400 बोरी सीमेंट बरामद की। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे इसमें और चीजों की जानकारी करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की है। पुरानी बस्ती क्षेत्र के मेहदावल रोड पर कोडरा पांडे में काफी समय से नकली सीमेंट का धंधा हो रहा था। कई नामी कंपनियों के सीमेंट यहां मिलते थे। मंगलवार की देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि यहां सीमेंट कारोबार की आड़ में नकली फैक्ट्री संचालित हो रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के 11 श्रमिकों को पकड़ा और फरार संचालक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। बस्ती से राजीव कुमार की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर करंट लगने से संविदा विद्युत कर्मी की मौत हो गई। घटना के बाद शव को पावर स्टेशन पर रखकर मुआवजे की मांग की गई। अधिकारियों ने किसी तरह मान मनोवल कर कर्मचारियों को शांत किया। आजमगढ़ शहर के पुराना पावर हाउस में तैनात संविदा कर्मी 22 वर्षीय चंद्रशेखर बिजली ठीक करने के दौरान घायल हो गया। तार बिछाने के दौरान शटडाउन लेने के बावजूद बिजली आपूर्ति चालू करने का आरोप लगा था। उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को रखकर मुआवजे के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लाइट जो है 3 बार फ्लैक्चुएट हुई, उसी के दौरान ये घटना घटी, जिससे वो पोल से गिरा। प्रभा इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो FIR लॉज हो और उचित कार्रवाई हो। इस मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत ने कहा कि जेल के पास बने पावर स्टेशन से DM ऑफिस को विद्युत सप्लाई की जानी है, जिसकी टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ। मृतक लाइनमैन ओरियन कंपनी का संविदा कर्मी था। कंपनी से बात हो गई है, नियमानुसार जो मुआवजा बनता है उसके परिजनों को उपलब्ध कराया जाएगा। एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया किस वजह से वो शॉक लगा है। इसके लिए जांच करने के लिए कमेटी गठित कर दी है और ये ओरियन कंपनी का एम्प्लॉय था। रिपोर्ट आने के बाद अगर जिसकी भी कमी मिलेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग में संविदा कर्मी के दुर्घटना की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन बार बार की दुर्घटनाओं के बावजूद सुरक्षा मानकों को लेकर सबक नहीं लिया गया। यूपी के महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के पकड़ियार विष्णुपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों में जबरदस्त मारपीट हुई। लाठी डंडे से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ऐसे हमला बोल दिया मानो युद्ध छिड़ा हो। हर कोई एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला करता नजर आ रहा है। इस लड़ाई में लड़कियां, महिलाएं भी शामिल हैं, जो एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। गांव के किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। 2 परिवारों में जो आपस में पट्टेदार हैं, उनके बीच रास्ते के विवाद को लेकर आपस में कहासुनी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर दोनों ही पक्षों को बुलाकर उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और दोनों ही पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राजस्व टीम को बुलाकर मामले का हल निकाला जा रहा है। महाराजगंज से उपेंद्र की रिपोर्ट। सतयुग काल में राजा हरिश्चंद्र को खरीदने के कारण काशी के आदित्य नरेश की संज्ञा प्राप्त डोम राजा परिवार के वर्तमान मुखिया डोम राजा जगदीश चौधरी अब नहीं रहे। इस खबर से पूरा काशी दुखी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डोम राजा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके बाद खुद जिलाधिकारी ने डोम राजा के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार की शाम काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर श्री राम नाम सत्य है के सनातन वाक्य के साथ डोम राजा की अंतिम यात्रा निकली और यहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। डोम राजा के आकस्मिक निधन से पूरे परिवार में शोक की लहर गूंज उठी। स्वस्थ थे, अचानक सुबह आज उठे हैं तो आंखों बंद हो गया, दांतों चढ़ने लगा है, हाथों तो इतने लगे हैं, तो हम लोग लेकर भागे हॉस्पिटल के लिए।
वहाँ तक जो है रास्ते में जाते जाते दम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के 2019 के चुनाव के प्रस्तावक रह चुके डोमराज के निधन की सूचना पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख संवेदना प्रकट किया। डोमराज के अंतिम क्रिया के दौरान एक खास बात मणिकर्णिका घाट पर नजर आई। बात यह थी कि आज तक मणिकर्णिका घाट पर अंतिम क्रिया के दौरान कोई भी महिला नहीं देखी गई थी, पर डोमराज के अंतिम क्रिया के दौरान मणिकर्णिका घाट पर महिलाएं भी विलाप करते नजर आईं। कुशीनगर में पुलिस उत्पीड़न से आजिज व्यापारियों ने खड्डा विधायक के नेतृत्व में बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। बंद को लेकर पुलिस और खड्डा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के बीच हुई तीखी बहस। ये मामला नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पकड़ियार बाजार का है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधायक और व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। खबर गोरखपुर से है। जिले के जंगहा थाना क्षेत्र आमडी गांव में बाइक साइड करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोग प्रधान समेत 10 से 12 लोगों को लेकर गांव के रहने वाले अनिरुद्ध पासवान के दरवाजे पर जाकर मारपीट की, जिसमें कि एक की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। मौत के बाद गांव के कुछ लोगों ने शव को जंगहा थाने पर रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी से जल्द की जाएगी। सुबेरे पहर आज गईना गिट्टी उतारे तो कह कि इनके लगाना मारे। दो पक्षों में जो झगड़ा हुआ था, जिसमें जो है चोट आई थी। अनिरुद्ध जो फागू पासवान के लड़के हैं, और इनकी जो हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। तो इस घटना के विषय में जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।